हेलो एवरीवन, मैं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की जो प्रिपरेशंस हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी, क्योंकि एग्जाम को ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। तो आप सभी को प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी चाहिए। तो अभी हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं पेपर 1 के सारे यूनिट्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो जिसमें हमने अभी तक सारे 9 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज बारी है 10वें यूनिट की, जो कि लास्ट यूनिट है हमारा, जिसमें हम देखेंगे कि जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए, वो कौन कौन से होने चाहिए और उसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। तो लास्ट यूनिट है यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम की, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एंशिएंट के टाइम से लेकर के मॉडर्न तक अभी तक जो भी एजुकेशन का जो सिस्टम चलता आ रहा है वो कौन कौन सा है और क्या क्या चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंटली पढ़ना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे आज की हम इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हमारी ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दो कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी अपडेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस हैं वो आसानी से मिल सके। एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरी ये वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए क्लास की तरफ। तो क्लास से पहले हम जान लेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में। जैसा कि मैंने अभी तक आपको जितनी भी 9th तक क्लासेस हुई हैं सब में मैंने आपको बताया कि यूजीसी नेट क्या है और इसकी जो नॉर्मल से जानकारी है वो मैंने आपको दी है। तो यूजीसी नेट का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एक ऐसा टेस्ट जो कि आपको यूजीसी के तहत यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, यानी एक एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो एनटीए के द्वारा आपको वैसा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जो कि यूजीसी में यानी कि यूनिवर्सिटीज में आपको इसके कमीशन के थ्रू आपको क्या कराया जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एक अपॉर्चुनिटी है ये। यानी कि अगर आप ये एग्जाम को दे पाते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। प्लस में ये जो जीआरएफ है, जीआरएफ जो है ये स्कॉलर्स होता है, यानी कि जो टॉपर्स को अवार्ड जैसे दिए जाते हैं वैसे ही नेट एग्जाम्स में भी जो लोग टॉपर्स होते हैं उनको जीआरएफ का अवार्ड मिलता है। और ये उनके लिए फायदेमंद है जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं। मतलब पीएचडी करते दौरान उनको 5 साल तक के लिए स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्कॉलर्स स्टूडेंट्स भी कहते हैं, स्कॉलर्स कैंडिडेट भी कहते हैं। तो जेआरएफ की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है एंड जो नेट की जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम की होती है। मतलब कि अगर आपने एक बार ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया नेट, तो आप हमें पूरी लाइफ के लिए एलिजिबल रहते हो किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करने को। तो इस तरीके से आपने जान लिया कि ये जो टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, ये कंडक्ट कराती है ये एग्जाम। एंड ये जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है ये 83 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराए जाते हैं। इन सब्जेक्ट्स में आर्ट्स एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी के जो साइंस एंड मैथ्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो CSIR नेट कंडक्ट कराती है। तो ये भी साल में 2 बार एग्जाम होता है और यूजीसी नेट का एग्जाम भी साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। तो आपने जान लिया यहाँ तक। अब ये एग्जाम जो होता है ये अभी तक ऑनलाइन होता है, लेकिन इस बार जो एग्जाम है ये ऑफलाइन होने वाला है, यानी कि ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाने वाला है। मतलब कि आपको पेन एंड पेपर के साथ ये एग्जाम देना होगा, जो कि OMR सीट आपको दिया जाएगा और उस OMR सीट में आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कंप्लीटली डालने होते हैं, राइट, मतलब फिल करना होता है। अब जानेंगे हम यूजीसी नेट जेआरएफ में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यूजीसी नेट जेआरएफ में एक होता है पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स या फिर आपने बैचलर्स डिग्री, जो कि 4 इयर्स के लिए 4 इयर्स की जो बैचलर्स डिग्री है वो, या फिर 8 सेमेस्टर आप बोल सकते हो, तो इसकी जो बैचलर्स डिग्री अगर किसी ने 75% या उससे अबव कंटेन करके करी हो तो वो एलिजिबल होता है यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठने के लिए। प्लस में मास्टर्स डिग्री उनकी जिन्होंने 55% या फिर उससे अबव मार्क्स लिए हो, तो वो कोई भी मास्टर्स डिग्री का हो वो आराम से इस एग्जाम को दे सकता है। अब पेपर 1 जो है वो कंपलसरी पेपर होता है, यानी कि जनरल पेपर होता है। सारे सब्जेक्ट जितने भी 83 सब्जेक्ट्स हैं उन सभी लोगों के पेपर 1 कंप्लीटली वो है, कंपलसरी है। तो उन सभी को ये पेपर 1 कंप्लीटली पढ़ना होता है, यानी कि जनरल पेपर है इसलिए इसका सब्जेक्ट कोड होता है 00। बाकी जो पेपर 2 के जो सब्जेक्ट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, जैसे कि कॉमर्स का 08 है,
लैंग्वेज पेपर के सबके अपने अपने जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबके अपने अपने कोड होते हैं, वो आपको कोड्स देखने को मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली सर्च करके भी देख सकते हो। तो ये जो जनरल पेपर है जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, यानी कि आपके लिए टीचिंग के बारे में सब सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, वही चीज़ से रिलेटेड जो है इसके आपको टोटल यूनिट्स 10 होते हैं, यानी सिर्फ इन चीज़ों से रिलेटेड आपको 10 यूनिट्स कंप्लीट करने होते हैं। अब जो 10 यूनिट्स हैं इसके क्वेश्चंस होते हैं 50 क्वेश्चंस, यानी कि पर एवरेज आप ले लो 5 क्वेश्चंस होते हैं। अब 50 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 के जो कि 100 मार्क्स के लिए होते हैं, एंड 100 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 2 के जो कि 200 मार्क्स के लिए होते हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सब पे 2 मार्क्स होते हैं और इस पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका मतलब आप आराम से क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो, बिना किसी डर के आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो। वैसे तो आपको सारे क्वेश्चन सही से लगाने से अच्छे से लगाने चाहिए, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से आपके लिए ये थोड़ी सी छूट दी जाती है, ताकि अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन में आंसर गलत भी हो तो आपने जितना मार्क्स ओपन किया है आपको सारे मार्क्स दिए जाए। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। प्लस में ये जो 50 क्वेश्चंस के हैं ये 1 घंटा दिया जाता है आपको इसके लिए, और 100 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटे दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 180 मिनट्स आपको मिल रहे हैं 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जो भी नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब बात करेंगे पेपर 1 के टोटल यूनिट्स जो 10 है, 10 यूनिट्स कौन कौन से हैं और ये क्या क्या करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का है, यानी कि आप टीचिंग कैसे करा सकते हो, टीचिंग में क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि ये आपको योग्य बनाएगा टीचिंग करने के योग्य। तो टीचिंग एप्टीट्यूड इसलिए बहुत ही जरूरी है आपके लिए। पेपर 1 जो है वो आपको बताएगा कि आप किसी भी कंटेंट को किस तरीके से पढ़ा सकते हो, हाउ, और क्या पढ़ा सकते हो ये पेपर 2 डिसाइड करता है। देन रिसर्च एप्टीट्यूड जो है, रिसर्च एप्टीट्यूड आपको बताता है कि किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च में क्या क्या चीजें होती हैं शामिल, इसके एथिक्स क्या क्या होते हैं, इसके थीसिस कैसे लिख सकते हैं, टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से रिसर्च होते हैं टाइप्स, इसके सारी चीजें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में देखने को मिल जाएंगी। देन कॉम्प्रिहेंशन, आपको सभी को पता है कि कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज दिया होता है, पैसेज के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं जो कि आपने स्टार्टिंग से कर रखा होता है, मतलब आपको पैसेज अच्छे से पढ़ना है एंड देन उसको अच्छे तरीके से जानने के बाद क्वेश्चन का आंसर करना है। फिर कम्युनिकेशन, यानी कि किसी से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। आपने अभी तक देखा होगा कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे ऑनलाइन में हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, ऑफलाइन कम्युनिकेट कर पाते हैं, फिर फेसेस के थ्रू कर सकते हैं, राइट। देन हम यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, कॉल पे भी बात कर सकते हैं, कभी हम सिर्फ पोस्चर्स के साथ, गेस्चर्स के साथ ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको कम्युनिकेशन के बारे में जानना है, बैरियर्स क्या होते हैं, इसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में देखने को मिल जाएंगी। देन है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो कि मैथ्स का पार्ट है। मैथ्स का पार्ट वैसा मैथमेटिकल रीजनिंग ऐसा जो मैथ्स से रिलेटेड है, इसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो वैसे कैलकुलेटिव जो रीजनिंग होती है उसे मैथमेटिकल रीजनिंग कहते हैं, और वैसी रीजनिंग जो कि कैलकुलेटिव नहीं होती, लॉजिकल होती है, लॉजिक के थ्रू होती है, तो उसे लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। मतलब वैसी रीजनिंग जिसमें लॉजिक्स देखते हैं। देन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में अगर हम देखने की बात करें तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में वैसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि टॉपिक्स है बहुत सारे, जैसे परसेंटेज आपको पढ़ना चाहिए, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना चाहिए, एवरेज पढ़ना चाहिए, डिस्काउंटिंग होता है, CI and SI होता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड जरूरी है। जैसे कि मैथ्स आपके तो पूरे लाइफ में ही शामिल है कि आप कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हो, कैसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, कैसे आप खरीदारी कर सकते हो, कोई भी चीज जैसे जाकर खरीदारी कर रहे हो आप किसी के सामने में, तो सब मैथ से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें, राइट। और देन उसके बाद आपको इसी मैथ से रिलेटेड आता है डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि यूनिट नंबर 7 होता है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको शामिल है कि 2-3 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कंप्लीट करने के बाद डेटा इंटरप्रिटेशन आप आसाम से कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि कुछ डेटा आपको दिए हुए होते हैं नंबर्स के थ्रू, एंड उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं कैलकुलेट करके। मतलब आपको कुछ नंबर दिए होंगे, बोला जाएगा इसका एवरेज निकाल के दिखाओ, या फिर दो लोगों का रेशियो इसमें से करके दिखाओ, 2 लोगों का रेशियो। देन आपको बोला जाएगा कि कितना परसेंटेज है, कितना एवरेज है, कितना प्रॉफिट कमा रही है। ये सारी चीजें जो है आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में देखने को मिलेंगे। मतलब 3-4 सब चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको कंप्लीट करने के बाद तभी आप डेटा इंटरप्रिटेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है मैथ्स का होना। मतलब मैथ्स आपके लिए
इस पूरे पेपर 1 में 8 क्वेश्चंस की भागीदारी रखता है, 3 क्वेश्चंस यहाँ से एंड देन 5 क्वेश्चंस DI से। तो 3 एंड 5 मिलाकर को बन जाते हैं 8 क्वेश्चंस मतलब 16 मार्क्स। तो अगर आपने मैथ्स अच्छे से कंप्लीट किया है तो आपको 16 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। फिर है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपको कंप्यूटर से बेसिक्स, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें जाननी होती हैं। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, मैलवेयर क्या है, देन आपको कौन सी एक्टिविटीज जो होती है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, कम्युनिकेशंस के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इंफॉर्मेटिव, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कम्युनिकेशंस करते हैं। फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानने को आपको मिलेगा ICT में। तो ये सारी चीज़ें हमने कम्प्लीटली ऑलरेडी कर रखी हैं। इन सब चीज़ों के मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स हैं वो कम्प्लीटली दे रखे हैं। फिर यूनिट नंबर 9 जो हमने किया है वो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से डेवलपमेंट गोल्स जो गवर्नमेंट ने अभी तक लाई हुई है सस्टेनेबल बनाने के लिए। देन एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में जानना, क्या क्या डिजास्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे लॉज एंड डायमेंशंस जो बनाए गए हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में। तो ये सारी चीजें भी मैंने आपको करा रखी है इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में। आज हमारी जो लास्ट क्लास है वो हायर एजुकेशन सिस्टम की। तो इसमें हम कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके से एंशिएंट के टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम तक, यानी कि अभी के टाइम तक जो एजुकेशन की जो सिस्टम रही है, यानी कि कौन कौन सी सिस्टम बनाई गई, किसको हटा दिया गया, किसको अभी तक लागू करके रखा हुआ है, कौन कौन सी चीजें चल रही हैं अभी तक कंटिन्यूसली, कौन कौन सी चीजें अच्छी नहीं थी तो उसको हटा दी, कौन कौन सी चीजें किसी ने जबरदस्ती हटा दी अच्छी होने के बावजूद। तो ये सारी चीजें जो है हायर एजुकेशन सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये टोटल यूनिट्स जो है 10 तक, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर 1 में कंप्लीट करने के लिए। कोई भी एक ऐसा यूनिट नहीं है कि आप कह सकते हो कि ये यूनिट छोड़ दो बाकी सारे यूनिट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो कम से कम पास हो जाएंगे। सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो, आप टॉपर बनने के लिए पढ़ो ताकि आप JRF क्वालिफाई कर पाओ। क्योंकि ये सारी चीजें अगर अभी नहीं आपने कंप्लीट करी तो बाद में अगर आप टीचर बनते हो तो ये सारी चीजें आपको वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो अगर अभी आपने नहीं किया तो बाद में कंप्लीट करना पड़ेगा, वो भी बहुत ही और ज्यादा तैयारियों के साथ। तो उसमें ज्यादा मेहनत लगेगी। तो इसलिए अभी जो है अभी आपको मिला हुआ है सिलेबस, अभी आप कंप्लीट करो। चलिए लेते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में देख लेते हैं कि जो ये उच्च शिक्षा प्रणाली है इसमें क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है, हमें कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स देखने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस आपको NTA के थ्रू दिया गया है, यानी कि NTA ने आपको ये सिलेबस कंप्लीट दिया हुआ है। आप चाहे तो ऑनलाइन में भी जाकर के देख सकते हैं, क्रोम पे जाओ या फिर गूगल पे जाकर के आप सर्च करो, आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप हिंदी वाले हो तो हिंदी में भी इसका सिलेबस आपको वहां पे देखने को मिल जाता है, आप डाउनलोड कर लो, देख लो। अब बात करते हैं हम सिलेबस जो है इसका क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको पढ़ना है इसमें इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, मतलब एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से हायर लर्निंग एंड एजुकेशन सिस्टम थे, वो सारी चीजें आपको कंप्लीट पढ़नी है इसमें। फिर कंप्लीट करना है इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्चिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि कौन कौन सी इवोल्यूशंस हैं जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया तक आ गए, यानी कि इंडिपेंडेंट के टाइम पे कौन कौन से हायर लर्निंग एंड रिसर्च का इवोल्यूशन हुआ था, वो सारी चीजें आपको जाननी है। फिर ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, कौन कौन से प्रोग्राम्स किए गए हैं इंडिया में लर्निंग प्रोग्राम्स, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। फिर प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन भी कितने तरीके के होते हैं तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे देखनी है। प्लस में वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें जो है आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगी। ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली पढ़नी है। तो हम आज देखेंगे कि जो कुछ एडेड टॉपिक्स जो है वो हमें कंप्लीटली क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो हायर एजुकेशन सिस्टम में हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट आपको जानना है एंशिएंट एजुकेशन के बारे में। मैंने पहले भी बताया था कि हम कुछ नया नहीं लेकर के आ रहे हैं कि आप बोलोगे सिलेबस से अलग पढ़ाना, ये वो सारी चीजें उसी की है, बट उसमें जो चीजें क्लियरली नहीं दी हुई है वो आपको यहाँ पे एडेड टॉपिक्स में या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में या फिर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में देखने को मिल रही है, ताकि आप इसको इस तरीके से करो, शॉर्ट नोट्स बना के करो। एक नोट बना लो इसको, जब भी मैंने टॉपिक दिया है नोट बनाओ इसकी नोट बनाने के बाद आप 1-2 दिन आपको लगेंगे कंप्लीटली याद करने में। एंड देन आप जो MCQs कर रहे हो, PYQs कर रहे हो, उस सब में लागू करो। आप देखो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कुछ अलग से लेकर गए, सब उसी की चीजें हैं, बस थोड़ी सी अच्छे से सजाई हुई चीजें हैं, आप देख सकते हो, अरेंज्ड है। तो एंशिएंट एजुकेशन पढ़ना है आपको। फिर प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन पढ़ना है, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले एंड इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद से जो एजुकेशन का जो सिस्टम रहा है उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कि कमीशन कौन कौन से लागू किए गए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो भी पढ़ना है आपको। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो पॉलिसी आई है NEP,
उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी रीसेंट पॉलिसीज जो आती हैं उन सब चीज़ों के बारे से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस हमेशा दिए जाते हैं। बाकी आपको ये भी देखना है कि 5 इयर्स प्लान क्या क्या थे और उस सब में एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से 5 इयर्स प्लान है वो भी देखना होगा। देन यूनिवर्सिटीज की एस्टेब्लिशमेंट कब कब की गई है तो वो भी जानना चाहिए आपको, क्योंकि ये सब चीज़ तो हायर एजुकेशन से ही रिलेटेड होती हैं। प्लस में कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन हैं इसके जो कि इसको रेगुलेट करते हैं, तो वो से भी आपको जानना ज़रूरी है। तो बस इतनी सारी चीज़ें थी जो कि आपको कंप्लीट करनी चाहिए आपके हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो मैंने कहा है एडेड टॉपिक्स, मतलब इससे रिलेटेड जो पहले वाली चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि आपको कंप्लीट करना है। तो आप समझ जाओ कि सिर्फ इतने ही टॉपिक्स हैं और इन सभी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड देन आप उसको कंप्लीट करो। आपका जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो अब कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पहले बताया है सब कुछ आपको डीपली पढ़ना चाहिए। डीपली आप तभी कर पाओगे जब आप एक बेहतर एग्जाम्पल के साथ करते हो। तो धीरे धीरे आप कंप्लीट करते करते आप PYQs लगा रहे हो, आप MCQs लगा रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपको वो जो टॉपिक्स जो होता है वो और क्लियर होता जाता है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके पढ़ना। तो आज हमारा लास्ट होता है यहीं पे जो सीरीज हम चला रहे थे कि हमने जो टॉप सारे यूनिट वाइज में हमने कंप्लीट किया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं और कौन कौन से होने चाहिए जो कि आपको एग्जाम से पहले पढ़ना है एग्जाम बेहतर करने के लिए। तो इस तरीके से आई होप कि आपको सारी वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि आप आगे भी जो वीडियोस आने वाली हैं वो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं एंड आपको अगर कोई डाउट होता है वो भी आप कमेंट में ज़रूर पूछें। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू, बाय बाय।